नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस की क्लासेस कंटिन्यू लाइब्रेरी साइंस के लिए कर रहे हैं। और इन्हीं क्लासेस में कल हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, संचार के बारे में। संचार का पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, है ना। इसे बोलते हैं एनकेसी। एनकेसी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है, ये जो टॉपिक्स अभी जो चल रहा है, वो यदि आप किसी भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हर टीचिंग एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो ये केवल उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सबके लिए उतना ही उपयोगी होने वाला है। इसके साथ ही साथ यदि आप नेट सेट की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यह क्लास उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ आज हमारे साथ में जुड़ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन। इसका गठन हुआ था 2005 में। इसके हाफ नेम है एनकेसी, जैसा आप पीछे थंबनेल में देख पा रहे हो। और एक सूचना और है, हमारा साध्य पीएससी एकेडमी अभी 1 तारीख से 1 दिसंबर से एक नया बैच लॉन्च कर रही है, जो 2026 के सीजीपीएससी एग्ज़ाम को देखकर टारगेटेड बैच है। तो आप अपनी तैयारी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, अगले 2026 की तैयारी को आप बहुत शानदार तरीके से करना चाहते हैं, तो आप हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए एक बार साध्य पीएससी एकेडमी के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलिए चलिए, अब हम अपनी मेन टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का मुख्य टॉपिक क्या है? तो आज हमारा मुख्य टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि क्यों उपयोगी है, लाइब्रेरी साइंस की दुनिया में इससे क्या फर्क पड़ा है ना, इस आयोग में कौन थे, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों जरूरत पड़ी इस आयोग को बनाने की। तो इन सारी बातों का आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार पुनः स्वागत है आपका। अगर आप इस वीडियो को YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। अब नेशनल नॉलेज कमीशन है, तो इसके पहले संगठन, संरचना और परिचय के बारे में बात करते हैं। तो इसके संगठन, संरचना और परिचय में देखते हैं। तो इसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम है, पूर्ण रूप है क्या? इसका पूरा नाम क्या है एनकेसी का? नेशनल नॉलेज कमीशन। यानी इसका मतलब क्या हो जाता है? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, इसकी गठन कब की गई थी? तो इसकी गठन की गई थी 2005 में। किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह द्वारा, है ना। मनमोहन सिंह द्वारा। कौन थे? भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक, देखिए आगे देखते हैं। पहला इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। दूसरी बात करें तो दूसरी बात क्या है? यह भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय और सलाहकार समिति थी। यह क्या काम करती थी? यह भारत के जो प्रधानमंत्री है उसे नॉलेज कमीशंस के लिए, मतलब टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे, या शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री को क्या करती थी? सलाह देने का काम करती थी। यह एक सलाहकारी बॉडी थी। ठीक है, सलाह देने वाली संस्था थी, सलाहकार बॉडी के रूप में थी। ठीक, तो
किस प्रकार की बॉडी थी? तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने वाली सलाहकार बॉडी थी, उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय थी। ठीक है, उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय यह थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो एनकेसी का गठन, नेशनल नॉलेज कमीशन का गठन 13 जून 2015 को किया गया है ना। और इसका गठन तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो नॉलेज कमीशन था, यह नॉलेज कमीशन 3 साल की योजना के अनुसार शुरू हुआ और यह 2 अक्टूबर 2008 तक चला। ठीक है, इस अवधि के बीच में इस अवधि के बीच में कब से 13 जून 2000 कब से 13 जून 2005 से लेकर के यह कब तक चला? 2 अक्टूबर 2008 तक चला। ठीक है, 2 अक्टूबर 2008 को चला। लेकिन अल्टीमेटली इस कमीशन को भंग सरकार चेंज होने के बाद में, ठीक है, इसका समय तो यह था, लेकिन इस कमीशन को भंग सरकार चेंज होने के बाद में 2014 में ही किया गया। 2014 तक इनके द्वारा कही गई, इनके द्वारा सुझाई गई बातों को भारतीय जो गवर्नमेंट थी वो किसी न किसी हद तक इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही थी। ठीक, आगे बात करें। यह 3 साल की योजना के अनुसार शुरू हुआ था। पहला इसका क्या था? यह 3 साल तक सलाहकार बॉडी के रूप में काम करेगी करके इसका गठन किया गया था। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसका जो पूरा कार्यकाल रहा था, कार्यकाल 2014 में ही इसे पूर्ण रूप से भंग किया गया था। तो 2014 तक यह कार्य कर रही थी। लेकिन यदि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो कब तक था इसका जो पहला कार्यकाल था वो कब तक था? तो 2 अक्टूबर 2008 तक। ठीक है, 2 अक्टूबर 2008 तक कार्य करने के लिए इस बॉडी का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यह जो एनकेसी था, नेशनल नॉलेज कमीशन था, इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष का नाम सैम पित्रोदा थे। ठीक है, सैम पित्रोदा, आपने कई जगह कई बार उनका राहुल गांधी जी के साथ में फोटो भी देखा होगा, है ना। तो राहुल गांधी जी के साथ में, साथ ही साथ मनमोहन सिंह जी के साथ में भी इनका फोटो देखा होगा। आजकल रहते हैं यूएसए में, है ना। यूएसए कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष भी थे अभी। तो सैम पित्रोदा बहुत ज़्यादा विवाद में भी रहते हैं कभी कभी। तो ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। सैम पित्रोदा जी इसके अध्यक्ष थे। आगे बात की जाए तो यह जो एनकेसी बना था, इस एनकेसी में टोटल 8 सदस्य थे। इस एनकेसी की अगर बात करें तो इस एनकेसी में सदस्यों की संख्या टोटल 8, कितने सदस्य थे? तो टोटल सदस्यों की संख्या बोला जाए तो 8 सदस्य थे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे जिन्होंने क्या कर दिया था, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये 2 अन्य सदस्य थे, उन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा बीच में ही दे दिया था। तो एनकेसी के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा थे। इसके अलावा इस आयोग में सैम पित्रोदा जी को मिलाकर टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 8 सदस्य थे। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बात की जाए तो एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य के रूप में यह जो कमीशन था वो संचालित हो रहा था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य और उनके संबंधित क्षेत्र इस प्रकार हैं। कई बार एग्जामिनेशंस में कौन से क्षेत्र से कौन संबंधित थे इसके सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो एक बार इसके सदस्य और उससे संबंधित क्षेत्र देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके सदस्य और उनसे संबंधित क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो पहला कौन थे? पहला थे सैम पित्रोदा। ठीक है, जो क्या थे? इस कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, सैम पित्रोदा किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? तो ये दूरसंचार, विशेष रूप से वैश्विक संचार खाई को पाटने में मदद करने के लिए, कार्य करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अर्थात दूरसंचार के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक, व्यक्ति थे नहीं, व्यक्ति हैं।
आज भी हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए अन्य सदस्यों के बारे में, तो अन्य सदस्यों के बारे में देखते हैं। तो अन्य सदस्यों के बारे में चर्चा की जाए तो डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली इसके अन्य सदस्य थे, ठीक है। डॉक्टर अशोक शेखर गांगुली ये क्या थे, सदस्य थे, सदस्य। तो डॉक्टर शेखर गांगुली इसके अन्य सदस्य थे। ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो एक कॉरपोरेट नेतृत्व, पूर्व में आईसीआईसीआई वन सोर्स लिमिटेड है ना, आईसीआईसीआई बैंक आपने सुना ही होगा, तो वन सोर्स लिमिटेड, ए एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, एबीपी, एबीपी चैनल देखते हैं ना, एबीपी, ठीक है, एबीपी प्राइवेट लिमिटेड और भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो यहाँ आपको कारपोरेट नेतृत्व से ये बात याद रखनी है, और दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से जुड़े क्या थे, व्यक्ति थे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगर दो बातें इनमें कहा जाए तो क्या क्या होगा, तो कारपोरेट नेतृत्व प्लस आरबीआई से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसके अलावा नंदन नीलेकणी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इनके बारे में हमेशा न्यूज़ में रहने वाले व्यक्ति हैं, इनके बारे में आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा नंदन नीलेकणी के बारे में। तो नंदन नीलेकणी कौन थे, तो इन्फोसिस आपने कभी न कभी सुना ही होगा। तो इन्फोसिस के यह कौन है, इन्फोसिस के सह संस्थापक व्यक्ति है नंदन नीलेकणी, ठीक है। तो नंदन नीलेकणी कौन है, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया था। यह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले इन्फोसिस के सह संस्थापक और बाद में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं आधार कार्ड, ठीक है, UIDAI है ना, यही आपका आधार कार्ड तैयार करती है। तो UIDAI के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन है, नंदन नीलेकणी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बहुत ही शानदार इनका अनुभव है, और राष्ट्र के विकास में बहुत ही शानदार इनका योगदान है नंदन नीलेकणी जी का, ठीक है। आगे बात करें तो तीसरा जो व्यक्ति हो जाते हैं, तीसरा सदस्य हो जाते हैं, वो कौन है, डॉक्टर दीपक नैयर। तो डॉक्टर दीपक नैयर अर्थशास्त्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, और दिल्ली विश्वविद्यालय है ना, डीयू कहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के ये कुलपति रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे बात की करें तो डॉक्टर जयति घोष जी, डॉक्टर जयति घोष जी के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर जयति घोष ये भी क्या थे, ये भी अर्थशास्त्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये भी जेएनयू में क्या थे, ये भी जेएनयू विश्वविद्यालय के आर्थिक अध्ययन एवं अर्थशास्त्र एवं इकोनॉमी से संबंधित थे, है ना, इकोनॉमी से संबंधित थे, एवं योजना में प्रोफेसर के रूप में ये भाग लेते थे। तो अर्थशास्त्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आर्थिक अध्ययन एवं योजना केंद्र में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो कहाँ से संबंधित थे, तो जेएनयू से संबंधित थे, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो डॉक्टर सुजाता रामदोराई, तो सुजाता रामदोराई जी को आप लोग कभी न कभी इनके बारे में भी सुना होगा। तो सुजाता रामदोराई गणित, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बीजगणितीय संख्या सिद्धांत और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में प्रोफेसर के रूप में संबंधित थे। इनका भी नाम क्या है, बहुत फेमस नाम है ये, तो इनका भी नाम याद रखेगा, सुजाता रामदोराई। ये भी क्या थे, ये भी एनकेसी के सदस्य थे। इसके अलावा अगर बात की जाए, इनके अलावा अगर बात की जाए तो प्रोफेसर पद्मनाभन बलराम, इनके बारे में भी आपने जरूर कभी न कभी सुना होगा, हालांकि अभी याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अवश्य जरूर कहीं न कहीं सुने होंगे इनके बारे में। तो एक कहाँ से संबंधित थे, तो ये आणविक भौतिकी, ठीक है, एटॉमिक
फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स से एटॉमिक फिजिक्स से संबंधित है, अर्थात कैसा परमाणु विज्ञान से संबंधित है। और जैव कार्बनिक रसायन विज्ञान भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ, IIMC बेंगलोर के पूर्व निर्देशक के रूप में इन्हें जाना जाता है, प्रोफेसर पद्मनाभ बल बलराम। ठीक है, इसके अलावा बात करें जो 7वें सदस्य थे वो कौन थे, प्रोफेसर अमिताभ मट्टू। तो प्रोफेसर अमिताभ मट्टू के बारे में बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विशेषज्ञ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू विश्वविद्यालय के, जम्मू जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जम्मू विश्वविद्यालय के क्या थे ये कुलपति रहे, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। इसके अलावा ये जो JNU था, JNU यूनिवर्सिटी में क्या थे, ये प्रोफेसर के पद पर भी रहे थे। इनके अलावा जो विभिन्न मुद्दों के कारण शीघ्र इस्तीफा देने वाले सदस्यों में अगर बात करें तो डॉक्टर PM भार्गव, और जो इस समिति के क्या थे, इस जो समिति हुआ, यह जो कमीशन बना था, इस कमीशन के क्या थे, उपाध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा डॉक्टर प्रताप भानु मेहता और डॉक्टर आंद्रे बेतेइले, ठीक है, डॉक्टर आंद्रे बेतेइले, ये 3 सदस्य। और इसके अलावा कौन थे, इसके अलावा जो नीले कड़ी थे वो भी क्या थे, इस्तीफा देने वालों में शामिल थे। ठीक, कौन कौन शामिल थे, तो पहला हो गया क्या, डॉक्टर PM भार्गव। ठीक है, पहला कौन इस्तीफा दिए, डॉक्टर PM भार्गव, ये कौन थे, ये उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा डॉक्टर प्रताप भानु मेहता, इसके अलावा आंद्रे बेतेइले, इसके अलावा अगर बात की जाए इस्तीफा देने वालों में तो इसके अलावा नंदन नीलेकड़ी, ये भी इस्तीफा देने वालों में शामिल थे। तो इनमें से जो 4 सदस्य थे स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। आयोग का कार्य अगर प्रारंभ करने की बात करें तो आयोग ने अपना कार्य 2006 से कार्य करना क्या किया था, प्रारंभ किया था। और NKC को जुलाई 2014 में जो भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 2014 में कौन नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने इसे प्रधानमंत्री बनने के बाद में इसे क्या कर दिया, विघटित कर दिया। ठीक है, इन्हें विघटित कर दिया। तो कब किया गया, 2014 में, यह जो NKC था उसे विघटित, डिसॉल्व कर दिया गया था, है ना। इसके बाद में बात करते हैं तो इस कमीशन का मुख्य कार्य क्षेत्र और उद्देश्य क्या था। तो इस कमीशन का मुख्य कार्य क्षेत्र और उद्देश्यों की बात करें तो NKC का कार्य क्षेत्र शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य। ठीक है, क्या क्या हमने देखा, पहला एजुकेशन, दूसरा क्या देखा हमने, विज्ञान, साइंस, तीसरा क्या देखा हमने, टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। फिफ्थ क्या देखा, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा, 6 क्या देखा, हेल्थ, एग्री हो गया। एग्री के बाद में 6 क्या देखा, हेल्थ। और इसके अलावा 7th क्या था, तो 7th था ई गवर्नेंस, है ना, ई गवर्नेंस। तो इन सब क्षेत्रों में, इन प्रमुख जो क्षेत्र है इसमें कार्य करने के लिए इनका कार्य क्षेत्र था। और इन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए इस जो आयोग है, इस उच्च स्तरीय कमीशन को गठित किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसके जो और कार्य है और क्या क्या कार्य है ये देख लेते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, इनके प्रमुख क्षेत्र क्या थे, तो और इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं। तो इनके मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस आयोग का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का निर्माण और देश में ज्ञान के प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इनके मुख्य उद्देश्य के अगर बारे में बात करें तो ज्ञान का सृजन, विभिन्न अनुप्रयोगों और विकास और ज्ञान का प्रसार करना इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। क्या था, एम क्या था इसका, तो एम था यही। इसके मुख्य उद्देश्य ज्ञान का सृजन, विभिन्न अनुप्रयोगों का विकास और ज्ञान को प्रसार करना। भारत आज भी रिसर्च के मामले में पूरे विश्व में बहुत नीचे पायदान पर आज भी स्थित है। तो इस आयोग का मानना था कि प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे उनका मानना था कि एक आयोग का गठन किया जाए। यह आयोग मुझे सलाह दे कि इस देश में रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे रिसर्च से जोड़ा जाए, कैसे वैज्ञानिक मनोवृत्ति लाई जाए। तो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस आयोग का गठन इसीलिए किया गया था। इसका अगर लक्ष्य के बारे में बात करें अगला, तो इसका मुख्य लक्ष्य पूरे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास करना और पुस्तकालयों की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करना भी था। ये भी क्या है, इनके सभी उद्देश्यों में ये भी उद्देश्य महत्वपूर्ण है। चूंकि हम LIC के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के बारे में, LIS के बारे में पढ़ रहे हैं। तो LIS में के क्षेत्र में इनका योगदान क्या था, तो इसका मुख्य लक्ष्य पूरे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों, पब्लिक लाइब्रेरी है ना, पब्लिक लाइब्रेरी का विकास करना और पुस्तकालयों की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करना था। जिसके पुनर्परिभाषित का मतलब क्या है, लाइब्रेरी के अलावा ई लाइब्रेरी, ई लाइव, ठीक है, इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी आदि स्थापित करना इनका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक, आगे बात करें तो इस आयोग का जो 2005 में जब इस आयोग का गठन 13 जून को क्या किया गया, गठन किया गया। और इसका उद्घाटन कब किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया था 2 अगस्त 2005 को। तो 2 अगस्त 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आयोग के बारे में कहा था कि और लाइब्रेरी के बारे में कहा था कि पब्लिक लाइब्रेरी ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव है ना। पब्लिक लाइब्रेरी ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। ये क्या है, ये इनका कोटेशन है। क्या कहा था इन्होंने, पब्लिक लाइब्रेरीज ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसा इन्होंने अपने जो उद्घाटन भाषण था वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। ठीक है, रिपोर्ट और विभाजन, ठीक है, तो आगे देखते हैं रिपोर्ट और विभाजन। आगे देखते हैं तो किसी ने अपने सिफारिश रिपोर्टों के रूप में 4 बार प्रस्तुत किया। तो इन्होंने कब कब अपना रिपोर्ट दिया, तो पहला रिपोर्ट इन्होंने दिया था 2006 में। पहला रिपोर्ट कब दिया, पहला रिपोर्ट दिया 2006 में, है ना। उसके बाद में दूसरा रिपोर्ट कब दिया, तो दूसरा रिपोर्ट दिया 2007 में। इसके अलावा तीसरी बार रिपोर्ट दी इन्होंने 2008 में। और अंतिम जो इनका रिपोर्ट था, अंतिम रिपोर्ट दिया इन्होंने 2009 में। तो इन्होंने सरकार को कितने बार, 4 बार अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पहला रिपोर्ट 2006, दूसरा 2007, तीसरा 2008, चौथा 2009 में। 2006 में प्रस्तुत की गई पहली रिपोर्ट में ही पुस्तकालयों की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी कि पुस्तकालय के संबंध में सरकार को क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो इसके संबंध में 2006 की जो पहली रिपोर्ट थी, 2006 की पहली रिपोर्ट थी, उसी में पुस्तकालय के संबंध में जानकारी दिया गया था। ठीक, आगे बात करें तो इस आयोग का अंतिम और संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में दिया गया। ठीक है, जिसका नाम क्या था, राष्ट्र के
नाम प्रतिवेदन, जिसका नाम क्या था, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। रिपोर्ट टू द नेशन, रिपोर्ट टू द नेशन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। ठीक है जी। ये क्या था, इनका आखिरी जो रिपोर्ट था उसका नाम था, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन नाम से इन्होंने अपना आखिरी रिपोर्ट 2009 में PM कार्यालय को सौंपा था। ठीक, आगे बात की जाए तो इस रिपोर्ट को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था, है ना। इस रिपोर्ट को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था। तो इस 5 भाग को नॉलेज ऑफ पेंटागन भी कहा जाता है। नॉलेज ऑफ पेंटागन, देखिए मैंने यहाँ पे एक पेंटागन बनाया हुआ है, तो नॉलेज ऑफ पेंटागन भी कहा जाता है। तो क्या क्या इस नॉलेज में क्या क्या था, नॉलेज पेंटागन में, तो रिपोर्ट टू द नेशन को 5 भागों में क्या किया गया था, बांटा गया था, और इसे नॉलेज ऑफ पेंटागन कहा जाता है। तो इसमें क्या था, इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी इस पेंटागन में, तो ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज, मतलब कि हर व्यक्ति को बहुत ही आसानी से क्या मिल जाए, नॉलेज मिले। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में स्कूल इंफ्रा को क्या करना, मजबूत करना, साथ ही साथ लोगों के पास में, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का जो रूल था, अभी तो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कूलें बंद कर दी, लेकिन 3 किलोमीटर के अंतर्गत, 2 किलोमीटर के अंतर्गत लोगों को एजुकेशंस मिले, ठीक है, ज्ञान मिले, इसकी सुलभता के लिए इन्होंने बात कही थी। तो पहला क्या था, एक्सेस टू नॉलेज, ज्ञान की सुलभता, ज्ञान को अपने क्षेत्र में, अपने परिवेश में, अपने आसपास में ही व्यक्ति को क्या मिले, ज्ञान मिले। इसके बाद में सर्जन, क्रिएशंस, क्रिएशंस का मतलब क्या है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, तो ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बेस तैयार करना पड़ेगा, लोगों को एजुकेटेड करना पड़ेगा, और लोगों को रिसर्च में जाना पड़ेगा, तब क्या होगा, ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो इन्होंने पहला क्या किया, ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। देन सेकंड प्रायोरिटी इज क्रिएशन ऑफ नॉलेज, सर्जन, ठीक है, नया क्रिएट करना। अगला क्या था, तीसरा क्या था, ज्ञान के सिद्धांत, नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए ज्ञान के, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, मतलब सरकार को किस किस क्षेत्रों में अपना फोकस रखना चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत में हमें ज़्यादा क्या करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या थी, इसमें शामिल थी ज्ञान के सिद्धांत में। जैसे कि रिसर्च में सरकार क्या करे, अपना इन्वेस्टमेंट करे। इसके अलावा कॉलेजेस के डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करे। इसके अलावा लोगों को व्यक्तिगत रिसर्च करने के लिए प्रेरित करे। इसके अलावा नए नए कंपनियों के, नए नए टेक्नोलॉजी के, नए नए डिजिटल क्रांति के तरफ लोगों को भेजने के लिए कार्य करे। तो इन सब का क्या था, नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज का क्या करना, कॉन्सेप्ट बना करके नॉलेज को स्प्रेड करना, फैलाना, इसका अगला था। इसके अलावा सर्विसेज, तो सर्विसेज में क्या है, सर्विसेज में सभी प्रकार की सर्विसेज क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जिसमें क्या था, जिसमें इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज, तो सभी प्रकार की सर्विसेज क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। किसके लिए, जो नॉलेज इंप्रूवमेंट हो रहा है, नॉलेज को इंप्रूवमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, इसका नाम ही नॉलेज था। तो नॉलेज इंप्रूवमेंट करने के लिए सरकार जो भी कार्य कर सकती थी वो कार्य करना चाहिए। तो क्या था, सरकार को सभी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें क्या था, डिजिटल, है ना, इसके अलावा नेट, अच्छे कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। तो इन सब क्षेत्रों में सरकार को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकार को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो एप्लीकेशंस,
जो जितने ज्ञान हैं, जितने नॉलेज है, उसका अल्टीमेटली क्या करना, उसका अनुप्रयोग करना। और कौन से क्षेत्र में करना, तो नॉलेज विकसित करने के लिए एजुकेशन सेक्टर, नॉट ओनली एजुकेशन सेक्टर बट आल्सो एवरी सेक्टर वेयर नॉलेज की जरूरत पड़ती है, इन सब सेक्टरों में इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसे एप्लीकेट करना। इसका क्या था, 5 पेंटागन था। तो 5 पेंटागन की अगर बात करें तो 5 पेंटागन में आप देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। पहला क्या है, पहला पहला है एक्सेस, फर्स्ट एक्सेस। देन क्या है, देन क्या है क्रिएशन, सेकंड इज क्रिएशन, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका कॉन्सेप्ट्स। फिफ्थ सर्विसेज, सॉरी, थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड कॉन्सेप्ट है। फोर्थ क्या है सर्विसेज, फोर्थ क्या है सर्विसेज, और फिफ्थ क्या है देन इट्स एप्लीकेशंस। तो एक्सेस टू नॉलेज, नॉलेज टू कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट टू क्रिएशन ऑफ नॉलेज, देन नॉलेज एप्लीकेशंस, ये सब क्या है। देन इसके अलावा डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ये क्या है इसका होल कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है एक्सेस टू नॉलेज, इसके बाद में क्या है डिलीवरी टू सर्विसेज, देन उसके बाद में नॉलेज कॉन्सेप्ट, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज एप्लीकेशन। ये क्या है पूरा इसका पेंटागन है, ठीक है। इसके 5 प्रमुख क्षेत्र और 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। आगे बात करें, पुस्तकालय के बारे में। इस जो इनका रिपोर्ट था, तो पुस्तकालय के बारे में इन्होंने अपने पहले ही रिपोर्ट में दे दिया था, है ना। तो पुस्तकालय के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो पुस्तकालय पहले भाग में इन्होंने कहा ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। एक्सेस टू नॉलेज में अगर कहा जाए तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें एजुकेशन, एजुकेशन। देन इसके बाद में क्या आ जाएगा लाइब्रेरी, इसी में क्या आ जाएगा कॉलेज, इसी में क्या आ जाएगा यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये सब क्या हो गया इसके अंतर्गत, एक्सेस ऑफ नॉलेज के अंतर्गत ये सब शामिल है। एजुकेशन, कॉलेज, लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटीज इसके अंतर्गत शामिल था। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के संबंध में इन किसी की रिपोर्ट का नाम लाइब्रेरी एज एस गेटवे टू नॉलेज, क्या था, लाइब्रेरी एस गेटवे टू नॉलेज। इसका नाम क्या था, लाइब्रेरी एस गेटवे टू नॉलेज, लाइब्रेरी एस गेटवे टू नॉलेज, गेटवे टू नॉलेज, ठीक है। ये क्या था, इनका जो रिपोर्ट था लाइब्रेरी साइंस के बारे में, लाइब्रेरी सॉरी लाइब्रेरी के बारे में, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, तो सभी चीज़ों के बारे में इनका जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में लाइब्रेरी वाला जो सेक्शन था उसका नाम क्या रखा गया था, लाइब्रेरी एस गेटवे टू नॉलेज इसका नाम था, ठीक। आगे बढ़े तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना की गई। तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना, NML की स्थापना कब की गई, तो इनके सलाह के बाद में 2012 में नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज की स्थापना की गई, ठीक है। नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी को 3 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को 3 साल की अवधि के लिए इसके बाद में शुरू किया गया था। आगे बात करें तो इस 3 साल के लिए नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना जो की गई थी 3 साल के लिए, उसका क्या क्या कार्य था एक ये देख लेते हैं। तो नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज लाइब्रेरी ऑन इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड के लिए एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता था, ठीक है। ये क्या था,
सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता था। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी फंड पेश करके लाइब्रेरी फंड्स पर ध्यान दिया गया। सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय स्तर पर गणना करने के लिए नेशनल सेंसर सेंसर सेंसस नेशनल सेंसस सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज जारी किया गया। मतलब सेंसस जान रहे हैं ना, जनगणना, चलिए हिंदी में बोला जाए जनगणना होता है ना, वैसे ही लाइब्रेरी की गणना। ठीक है, लाइब्रेरी गणना जारी किया गया। LIS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शिक्षा और प्रशिक्षण को पुनर्परिभाषित किया गया, जिसमें नई चीजें और मॉडर्न मैनेजमेंट को शामिल किया गया। लाइब्रेरी साइंस में क्या क्या किया गया? लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा को पुनः परिभाषित किया गया, पुनः परिभाषित किया गया। और क्या क्या शामिल किया गया? LIS की शिक्षा प्रणाली में नई चीजों को शामिल किया गया, जिसमें मॉडर्न मैनेजमेंट को भी शामिल किया गया। मैनेजमेंट को भी इसका क्या बनाया गया? पार्ट बनाया गया। ठीक है, आगे बात करें तो LIS शिक्षा में, ठीक है, आगे बात करें तो LIS शिक्षा में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सूचना संचार प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया। आयोग ने आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन को बढ़ावा दिया, जिसमें डिजिटल सॉफ्टवेयर, ई लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर शामिल किए गए। तो इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशंस को बढ़ाने में भी अपना योगदान दिया, जिसमें पहले मैनेजमेंट को भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा जो भी ICT है, ICT के अलावा अगर जितने भी नए सॉफ्टवेयर हैं जो आजकल हम लोग कोहा आदि के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी इसमें शामिल करने के बारे में बात कही। इसके अलावा कैसा लाइब्रेरी बनाने के बारे में बात किया, तो इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी है ना, और क्या, और अदृश्य लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों को बनाने के बारे में बात कही गई। अब देखते हैं पुस्तकालय विकास के लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की भागीदारी के बीच में संबंध विकसित करने को भी प्रोत्साहित किया गया। मतलब इन्होंने पहली बार कहा कि देश में लाइब्रेरी केवल गवर्नमेंट न हो, प्राइवेट सेक्टर को भी लाइब्रेरी निर्माण की जिम्मेदारी में भागीदारी देने के बारे में बात कही। ठीक है, इसके अलावा आयोग ने कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, सांस्कृतिक हेरिटेज, रेयर डॉक्यूमेंट और मेनू स्क्रिप्ट के लिए एक उचित संरक्षण कार्यक्रम बनाने के बारे में जोर दिया। इसके तहत कई जगहों में, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी क्या स्थापित किया गया? म्यूजियम लाइब्रेरी बनाने पर जोर दिया गया, जिसके तहत जो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज है ना, रेयर डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें संरक्षित और संदर्भित करने के बारे में बात कही गई। ठीक, इसके अलावा इसने पुनः स्टाफिंग करने और जॉब्स ओपनिंग निकालने पर भी ध्यान दिया। अर्थात प्रत्येक लाइब्रेरी वगैरह में, प्रत्येक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में क्या हो, पूरी तरह से कर्मचारियों की सही प्रकार से नियुक्ति शामिल हो, पूरी नियुक्ति शामिल रहे। इस पर भी इन्होंने अपना जो नजरिया था, अपना सलाह था, वो सरकार को सौंपा। ठीक, इसके अलावा सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा अपेक्षित कार्य भी इन्होंने बताया कि कौन कौन से कार्य सार्वजनिक पुस्तकालयों से अपेक्षित है, कौन कौन से कार्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को करना चाहिए। इसके संबंध में भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, अपनी सलाह दी। तो क्या क्या है, आगे देखते हैं। तो एनकेसी चाहता था, नेशनल नॉलेज कमीशन चाहता था कि सार्वजनिक पुस्तकालय निम्नलिखित कार्य करें। इंटर लाइब्रेरी लोन, ठीक है, मतलब दो लाइब्रेरी के बीच में पुस्तकों का साझा करना,
आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑडियो और विजुअल मटेरियल, ठीक है, ऑडियो और विजुअल मटेरियल प्रदान करना, डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना, ठीक है, इसके अलावा पुस्तकों की डिलीवरी, फोटो कॉपिंग सेवाएं प्रदान करना, ये सब क्या है, यह आयोग चाहता था। इसके अलावा संग्रह एवं बजट के क्षेत्र में लाइब्रेरी में पुस्तकों की संग्रह और लाइब्रेरी में पुस्तकों के बजट के बारे में भी इन्होंने बात कही। तो सामान्य बजट, कुल लाइब्रेरी सामान्य बजट के बारे में अगर बात की जाए तो कुल लाइब्रेरी बजट का 60% हिस्सा पुस्तकों के खरीद मतलब लाइब्रेरी कलेक्शन पर खर्च किया जाना चाहिए। अर्थात लाइब्रेरी में जो भी पुस्तकों की खरीदी है, खरीदी के लिए खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, पुस्तकों की खरीदी के लिए व्यय किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना परसेंट खर्च करना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एन किसी ने सिफारिश किया था कि कुल लाइब्रेरी बजट का कितना, कुल लाइब्रेरी बजट का 60%, कुल लाइब्रेरी बजट का 60% भाग किसमें खर्चा हो, तो पुस्तकों की खरीदी में क्या हो, पुस्तकों की खरीदी में यह खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। संग्रह की प्रकृति, कैसा संग्रह होना चाहिए, लाइब्रेरी में क्या क्या संग्रह होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी में सभी प्रकार के संग्रह को शामिल करना चाहिए, जिसमें क्या क्या हो, जिसमें स्थानीय क्षेत्र के महत्व से रिलेटेड धर्म या स्थानीय संस्कृति हेरिटेज का भी प्रतिनिधित्व लाइब्रेरी को करना चाहिए। साथ ही साथ में कौन कौन से, साथ ही साथ में एजुकेशन, रिसर्च है ना, आदि से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग है ना, इसके अलावा क्या, डॉक्टर। तो इन सब से संबंधित सभी पुस्तकों को यहाँ पे शामिल होना चाहिए लाइब्रेरी में। मतलब लाइब्रेरी यूजर के अकॉर्डिंग हर प्रकार की पुस्तकें, हर प्रकार के संसाधन लाइब्रेरी में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों का संग्रह का आकार के बारे में बात करते हैं। तो सार्वजनिक पुस्तकालय में संग्रह का आकार कैसा हो, तो सार्वजनिक पुस्तकालय में संग्रह का आकार होगा, वो कैसा होगा, वो वहाँ के जो जनसंख्या है उसके हिसाब से होना चाहिए और स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें संग्रह होने चाहिए। ठीक है, कि कितनी जितनी वहाँ की जनसंख्या होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। इन्होंने शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में भी बात कही। इसे एकेडमिक लाइब्रेरी कहा जाता है। इसमें एकेडमिक लाइब्रेरी में 3 तरह की लाइब्रेरी शामिल होती है। एक क्या है, स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा क्या है, कॉलेज लाइब्रेरी, इसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है, आती है। तो शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए कुल बजट का 6 से 10% कितना हिस्सा, 6 से 10% हिस्सा क्या होना चाहिए, तो 6 से 10% हिस्सा संग्रह के विकास में शामिल किया जाना चाहिए। कुल लाइब्रेरी बजट का 6 से 10% हिस्सा जो स्कूल लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय है, एकेडमिक लाइब्रेरी है, वहाँ पर 6 से 10% संग्रह विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में इन्होंने क्या कहा था, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में कहा था कि नई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अगर कहीं बनानी है, कहीं यूनिवर्सिटी बन रहा है और उस यूनिवर्सिटी में नई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बनानी है, तो वहाँ पर उसके बारे में भी इन्होंने बात कही। तो नई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को सेटअप करने के लिए एक बार बजट प्रदान किया जाना चाहिए, एक बार उन्हें बजट प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अपना
जो भी यूनिवर्सिटी का बजट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिर से रिन्यूअल रीडेवलप कर लेगा। इसके अलावा शिक्षा संबंधी सिफारिशें, तो शिक्षा संबंधी सिफारिश में आता है जो ज्ञान के सिद्धांत है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज है वो आ जाता है। तो शिक्षा संबंधी सिफारिश इन्होंने क्या क्या किया था इसके बारे में बात करते हैं। तो आयोग ने स्कूली शिक्षा को दो वर्गों में विभाजित किया था। कौन कौन से वर्ग में? प्रारंभिक और मध्यम, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, एंड सेकेंड इज मिडिल स्कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। मिडिल स्कूल दो तरह से इन्होंने स्कूल के बारे में बात कही। इसने शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही इंग्लिश एजुकेशन पर बल देने की बात कही। इसके अलावा तीसरी कक्षा से एक विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए, और इन्हीं के सलाह को मानकर जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा जो एजुकेशन है 3rd क्लास से इंग्लिश पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए थे। इसे भी क्या किया गया था, गवर्नमेंट द्वारा मान लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पर किसी विशेष स्थान पर नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। इसे नहीं माना गया था। इसके अलावा उच्च शिक्षा में कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इसे अभी जो वर्तमान में न्यू एजुकेशन एनईपी आया है, एनईपी 2020 में इस बात को भी पुनः दोहराया गया है और इसे अभी यूनिवर्सिटी में मान लिया गया है, ठीक है। कोर्स क्रेडिट प्रणाली अभी एनईपी में इसे लागू किया गया। इसके अलावा देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में कुल मिला के 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए। इस पर भी बात कही गई थी कि टोटल इतने विश्वविद्यालय होना चाहिए, जिनमें से 50 विश्वविद्यालय कैसे हो, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जीजीयू है ना, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में डीयू। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जवाहर, जेएनयू। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटी है केंद्रीय स्तर के, वो देश में कम से कम 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हो। आज की स्थिति के अनुसार आज ये और ज़्यादा होनी चाहिए, आज ये और बढ़ना चाहिए, ठीक। आगे अब बात करें तो प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उचित नीति और नियम बनाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा विवाद और पुनर्गठन। जब इस आयोग की स्थापना हुई, आयोग के स्थापना से ही, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि टोटल 4 लोगों ने इस्तीफा दिया था, तो ये आयोग जब से बना था तब से किसी न किसी प्रकार से इसमें विवाद होते रहते थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अपनी स्थापना के बाद से ही आयोग विभिन्न विवादों से घिरा रहा और बाद में इसी विवाद के कारण इसके कई सदस्यों ने इस आयोग से इस्तीफा दे दिया था। आगे बात करते हैं तो क्या क्या विवाद हुए, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो विवाद एक बार देख लेते हैं क्या क्या विवाद हुए। तो मई 2006 में आयोग ने आईआईटी जैसे संस्थान में पिछड़ी जातियों के कोटा बढ़ाने की जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। कि उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार के संस्थान में क्या हो, जो भी आरक्षण का प्रावधान था उसके संबंध में इन्होंने बात किया था। तो इसके संबंध में भी क्या हुआ था, रिजर्वेशन के संबंध में भी उस समय इनकी आलोचना हुई थी। इसके अलावा बात करें तो सदस्यों जैसे पीएम भार्गव के बीच मतभेद के परिणाम स्वरूप आयोग का पुनर्गठन 2007 में। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी। इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो इस आयोग का पुनर्गठन हुआ था क्योंकि भार्गव के बारे में हमने बताया था, ये क्या थे, उपाध्यक्ष थे, है ना, उपाध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष थे और फिर इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद में इसका रीऑर्गेनाइजेशन बना, कब बना, 2007 में निर्माण हुआ था, ठीक है। 2007 में
इसका निर्माण हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की 28वीं वार्षिक बैठक में अधिकांश कुलपतियों ने उच्च शिक्षा पर एनकेसी रिपोर्ट टू नेशन 2006 में दिए गए नीति निर्देश को खारिज कर दिया था। तो इस प्रकार से 88वीं वार्षिक जो बैठक थी किसका, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार से आयोग के गठन के प्रारंभ से ही क्या था, विवादों का सिलसिला चल रहा था। और साथ ही साथ ये कब तक चला, तो ये 2014 में जाकर इसे पूरी तरह से क्या किया गया, डिसमेंटल, पूरी तरह से इसे क्लोज किया गया, पूरी तरह से बंद किया गया। नई सरकार आने के बाद ही इसे बंद किया गया। तो यह था क्या, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संबंध में। ठीक है, आशा है ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस क्लास को एक बार पुनः देखिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जामिनेशंस, किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ हमारे लाइब्रेरी साइंस के लिए तो बेहद इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा आप कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस देंगे, हर एग्जामिनेशंस में ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो ये आज की क्लास है। आशा है आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ऐप में देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को भी बताइए कि लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस साध्य PSC एकेडमी में लगातार हो रही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो यूनिट 1 है लाइब्रेरी साइंस का, उसका 2-3 टॉपिक्स बस बच गया है। उसके बाद में टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसका MCQs क्वेश्चन लगातार करेंगे, है ना। हर सैटरडे को लाइब्रेरी साइंस का MCQs करेंगे। साथ ही साथ में अगले यूनिट को पूरे हफ्ते पढ़ेंगे, उसके बाद में सैटरडे को इसका MCQs करेंगे। ठीक, तो चलिए आज का क्लास इतना ही। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, गुड नाइट, सॉरी, बाय, गुड नाइट।